अभी डिग्री फर्स्ट जनरल साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट का क्लास है। आज का जो टॉपिक है वह है टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के माप की प्रविधियों का मूल्यांकन। प्रेरणा के माप की प्रविधियों का मूल्यांकन यानी कि प्रेरणा को कैसे मापा जाए, इसको कैसे मूल्यांकित किया जाए, यह आज की क्लास में आप जानेंगे। हम सभी जानते हैं प्रेरणा के संबंध में यदि डिटेल में किसी व्यक्ति को पता हो जाए तो फिर उसके साथ व्यवहार करने में बहुत आसानी होती है। प्रेरकों की माप की आवश्यकता इसलिए होती है कि इनका प्रभाव पशु या मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है। जो प्रेरक जितना ही अधिक शक्तिशाली होता है उतना ही अधिक उसका प्रभाव प्राणी के व्यवहार पर उतना ही अधिक पड़ता है। अतः प्रेरकों की शक्ति की जानकारी हो जाने पर प्राणी के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने में सुविधा होती है। प्रेरणाओं को प्रत्यक्ष रूप से मापना संभव नहीं है, इनका मापन केवल अप्रत्यक्ष रूप से संभव होता है। प्रेरणा को आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते, इसको मापने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ही संभव है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। दूसरी बात है कि मानव प्रेरकों को का तात्पर्य, मानव प्रेरकों या अभिप्रेरक से तात्पर्य है उपलब्धि, संबंधन, अभिलाषा स्तर, उसका अनुमोदन, आक्रमणशीलता, आत्म कार्यान्वयन, अभिप्रेरण आदि। प्रेरकों के माप के लिए निम्नलिखित विधियां अधिक उपयुक्त है। ये ऊपर जितने भी प्रेरक बताए हैं इनको मापने के लिए कई टेक्निक, कई विधि प्रचलित है, जो इस प्रकार मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। उससे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊं। दिख रहा है? जी, आज का टॉपिक हो गया। उसके बाद मैंने प्रेरक के माप की कई विधियों की चर्चा करना है जो निम्नलिखित है, उपयुक्त है, जो इस नंबर 1 में है। यहाँ अभी मैं चर्चा किया हूँ। पहला जो प्रेरक के मापने के लिए जो पहली विधि है उसका नाम है व्यवहार निरीक्षण विधि, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन मेथड। मानव प्रेरकों के सामने मानव प्रेरकों के मापने के लिए व्यवहार निरीक्षण विधि का उपयोग अक्सर किया जाता है। भिन्न भिन्न स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि तो मैं बता रहा था कि टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरकों की माप की आवश्यकता इसलिए होती है कि इनका प्रभाव पशु या मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है। जो प्रेरक जितना ही अधिक शक्तिशाली होता है उसका प्रभाव प्राणी के व्यवहार पर उतना ही अधिक पड़ता है। अतः प्रेरकों की शक्ति की जानकारी हो जाने पर प्राणी के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने में कुछ दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, देखिए अभी मैं किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरकों के माप की प्रविधियों का मूल्यांकन। इसमें पहला जो है प्रेरक को मापने के लिए पहली जो विधि है उस विधि का नाम है व्यवहार निरीक्षण विधि, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन मेथड।
मानव प्रेरकों के माप के लिए व्यवहार निरीक्षण विधि का उपयोग अक्सर किया जाता है। भिन्न भिन्न स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें कौन सा सामाजिक प्रेरक कितना मजबूत या कमजोर है। एक बात है कि यदि प्रेरक की सही जानकारी हो जाए, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति या उस प्राणी के संबंध में भविष्यवाणी करने में आसानी होती है। और प्रेरक कभी भी माप अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से। और प्रेरक में कौन कौन सा प्रेरक आ जाता है? बहुत सारा प्रेरक है। बिना प्रेरक, बिना मोटिवेशन का व्यक्ति एक भी काम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि प्रेरक है उपलब्धि, संबंधन, अभिशाप स्तर, अभिलाषा स्तर, अनुमोदन, आक्रमणशीलता, आत्म कार्यान्वयन, अभिप्रेरण आदि है। तो इन लोगों को देखने के लिए, इसको जानने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने कई टेक्निक की आवश्यकता थी सुझाया है, जिसमें से पहला है व्यवहार निरीक्षण टेक्निक, जिसको आप लोग अभी समझ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों के साथ रहना चाहता हो, बातचीत करता हो तथा अकेले रहना नहीं चाहता हो, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में संबंधन आवश्यकता अधिक प्रबल है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति समाचार पत्र का आर्थिक पन्ना पहले पढ़ता हो, धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता हो, अवकाश के समय में भी कुछ अर्जन करने की इच्छा रखता हो, तो उसके ऐसे व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति में उपलब्धि आवश्यकता अधिक मजबूत है। समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति काफी मेहनत करता हो, इवन कि वो छुट्टी के समय में भी काम करता हो, तो उसके पीछे कौन सा मोटिवेशन काम कर रहा है, कौन सा अभिप्रेरण काम कर रहा है? उपलब्धि, कि मैं एक अच्छा उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ, यह आवश्यकता उसमें ये मोटिवेशन उसमें डेवलप रहता है। इसे विधि इसकी जो इस विधि का गुण यह है कि इसके द्वारा लगभग सभी तरह के प्रेरकों का मापन स्वाभाविक तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका ये जो टेक्निक है उसका गुण मैंने बताया। इसका गंभीर दोष भी समझ लीजिए। इसका गंभीर दोष यह है कि इस विधि में निरीक्षण के निर्णय पर उसके पूर्व अनुभव, पूर्व धारणा आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे निष्कर्ष गलत होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रेरकों की सही माप इस विधि से संभव नहीं है। इसका उपयोग केवल एक सार्थक विधि के रूप में ही किया जा सकता है। ये बहुत हद तक सही नहीं है। पहला टेक्निक आप लोगों ने समझा। अब दूसरा है आत्मनिष्ठ रिपोर्ट विधि, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट मेथड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रेरकों को मापने में इस विधि का भी व्यवहार किया जाता है। इस विधि में प्रयोज्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर प्रेरकों का मापन कर लिया जाता है। यानी कि आत्म रिपोर्ट विधि में है कि व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है उससे रिलेटेड, और उसके आधार पर प्रेरक की माप कर लिया जाता है। यह प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी हो सकता है। प्रश्नावली इसी तरह का एक विधि है जिसके द्वारा प्रेरकों की प्रबलता की जांच की जाती है। इसमें अनेक छोटे छोटे कथन होते हैं जिसका विकल्पी उत्तर दिया होता है। छोटे छोटे प्रश्न विकल्पी उत्तर यानी कि 3, 4 या 5 उत्तर दिया रहता है, उसमें सही उत्तर आपको चुन करके लिखना होता है। उसको हम वैकल्पिक उत्तर कहते हैं या विकल्पी उत्तर कहा जाता है। प्रयोज्य उनमें से किसी एक उत्तर को चुनकर उस पर सही या असही का निशान लगा देते हैं, जिसके आधार पर प्रेरक की शक्ति की पता लगाया लिया जाता है। लेकिन इस विधि की भी उपयोगिता सीमित है। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है
इसलिए संभव है कि प्रयोज्य अध्ययन करने वाले को खुश करने के लिए सही बात को छिपाकर गलत बात बोल दे। ऐसी हालत में प्रयोज्य के प्रेरक का सही मापन नहीं हो सकेगा। खासकर आक्रामकता आदि प्रेरकों को मापते समय मापने में यह विधि अधिक सफल नहीं है। इसलिए इस विधि के साथ साथ अन्य विधियों की उपयोगिता आवश्यक है, तभी सही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ यह जो है ये आत्मनिष्ठ रिपोर्ट विधि जो है इसकी यह एक सीमा तक ही आप रख सकते हैं। एक बात तो है कि ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसी का सिर्फ प्रेरक की माप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रहता है, या फिर भड़बली मौखिक रूप से आप पूछते हैं तो हो सकता है कि आपको खुश करने के लिए, जो पूछता है उसको खुश करने के लिए वो जवाब दे दे, सही जवाब दे दे, लेकिन उसके ठीक विपरीत उसके मन में उसके व्यवहार में हो तो वो सही माप वहां पे नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा मेथड आपने देखा। तीसरा है घटक विश्लेषण विधि। घटक विश्लेषण विधि, कंटेंट एनालिसिस मेथड। सामाजिक या मानव प्रेरकों को मापने के लिए कभी कभी घटक विश्लेषण विधि का भी व्यवहार होता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के कला एवं साहित्य का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से बेसिकली जो व्यक्ति में कला और साहित्य का जो गुण है उसका विश्लेषण किया जाता है और इस आधार पर उसके प्रेरकों को जानने का प्रयास किया जाता है। यह विधि इस विश्वास पर आधारित है कि लेखक के व्यक्तित्व एवं प्रेरक की अभिव्यक्ति उसके लेख द्वारा होती है। किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कहानी, उपन्यास या नाटक आदि का विश्लेषण किया जाए तो इससे उस व्यक्ति की प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं मूल्यों की जानकारी हो सकती है। यह भी पता चल सकता है कि उस व्यक्ति में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल रहा है। एक बात तो है कि इसमें बेसिकली इसके लिए जो कला और साहित्य में रुचि रखते हैं तो उसके लिए है यह मेथड, उसके प्रेरक को मापने के लिए। दूसरी बात है कि यदि कोई भी राइटर उपन्यास लिखता है या फिर कहानी लिखता है तो निश्चित रूपेण उसकी जो आवश्यकताएं होती है उसमें झलकता रहता है, उसमें दिखता रहता है। आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको कहीं न कहीं दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं से न सब जो काल्पनिक ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। जो कहानी लिखता है उसमें निश्चित रूप में कुछ न कुछ वास्तविक गुण होता है जो उसकी कहानी के माध्यम से दिखता है। ठीक है, परंतु इस विधि द्वारा भिन्न भिन्न प्रेरकों का सही मापन संभव नहीं है। कारण यह है कि प्रेरक समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति के साहित्य एवं कला उपलब्ध हो यह आवश्यक नहीं है। फिर किसी व्यक्ति की एक ही रचनाओं को जमा करना तथा उसे पढ़ना संभव नहीं है। अतः मनुष्य के प्रेरकों के अध्ययन के लिए इस विधि को केवल एक सहायक विधि के रूप में व्यवहार करना अधिक सही है, अपवर्जक विधि के रूप में नहीं। यानी कि अपवर्जक विधि के रूप में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया। अब चौथा चलते हैं। चौथी विधि है प्रक्षेपी विधियां। इसको अंग्रेजी में प्रोजेक्टिव मेथड कहा जाता है। इस विधि का उपयोग प्रेरकों के माप में अक्सर किया जाता है। यह विधि इस विश्वास पर आधारित है कि परिस्थिति जितनी ही अस्पष्ट होती है, व्यक्ति उसका प्रत्यक्षीकरण करते समय उनकी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति उतना ही अधिक करता है। खासकर अचेतन अभिप्रेरणाओं की अभिव्यक्ति अधिक होती है। इसी अभिधारणा के आधार पर प्रयुक्त के सामने कुछ अस्पष्ट उद्दीपन प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके प्रति उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके आधार पर उन प्रेरणाओं का मापन कर लिया जाता है। इस तरह के अनेक प्रक्षेपी मापक है जिनमें मर्रे 1935 का TAT थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट तथा रोसार्क 1922 का
IBT इंक ब्लॉक टेस्ट इसको कहा जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण हिंदी में, अधिक प्रचलित है। वास्तव में मनुष्य के प्रेरकों को मापने में यह विधि आज भी व्यापक रूप से किया जाता है, लेकिन इतनी व्यापकता होते हुए भी इस विधि की उपयोगिता सीमित है। इसके द्वारा यथार्थ अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका उपयोग भले ही व्यापक स्तर पर हो, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी खामियां हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि जो ये है माप करने वाला व्यक्ति है, प्रेरक के मापने के लिए जो व्यक्ति जाता है, उसमें वह यदि प्रशिक्षित नहीं है, उसको एनालिसिस करने में यदि प्रॉब्लम हो रहा है, इसका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो इस तरह से ये 4 मनोवैज्ञानिकों ने 4 विधियां सुझाया, जिसके आधार पर आप प्रेरक की माप कर सकते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि मानव या सामाजिक प्रेरणाओं के मापन हेतु उपरोक्त कई विधि हैं, परंतु सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए किसी एक विधि पर निर्भर रहना उचित नहीं है। सही निष्कर्ष पाने के लिए आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विधि का उपयोग करना चाहिए। समझ में आया? हेलो, शैली समझ रहे हैं? हाँ सर। तो देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल है वहाँ, अपलोड कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड कर दिए हैं स्टडी मटेरियल से। हाँ सर। हाँ, उसको पढ़िएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं परसों आपका क्लास होगा, अल्टरनेट क्लास होता है एक दिन बीच करके। हाँ। तो नेक्स्ट हाँ क्लास सर। में प्रिपेयर रहिएगा, पूछ लीजिए जहाँ कोई दिक्कत है तो मैं उसको सॉर्ट आउट ठीक है करूँगा। सर। ओके, हाँ सर। धन्यवाद।